Assalamualaikum dear friends, how are you? Hope so you will be fine, and today I am going to teach you how the metanephric kidney works. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से किसी फ्रेंड्स के जहन में ये बात चल रही है कि जो मेटानेफ्रिक किडनी है ये बिल्कुल एफएससी की तरह का टॉपिक है, तो मैं आपको एक बात लाजमन तौर पे क्लियर करवा दूं कि जो एफएससी है वहाँ पर नो डाउट कि आप लोग किडनी की फंक्शनिंग पढ़ के आए हैं और अच्छी डिटेल के साथ पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी जो हम ऐड करने वाले हैं। जारी बात है, बड़ा लेवल होगा तो डायग्राम्स इंप्रूव करनी है और हमें उसकी कंप्लीट फंक्शनिंग को अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेटानेफ्रिक किडनी की वर्किंग से पहले आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं कि जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो बनती कैसे है, हाउ द मेटानेफ्रिक किडनी इज फॉर्म्ड, यानी कि जो एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव है वर्टिब्रेट किडनी का, वो आपको लाजमन तौर पे देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले डियर स्टूडेंट्स इसके डायग्राम को देख लें एक बार मेटानेफ्रिक किडनी की। तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, देन हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते जाएंगे। चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम मेटानेफ्रिक किडनी की सबसे बाहर वाली वाल की साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर एक कैप्सूल मौजूद होगा। बाहर वाली साइड पर क्या होगा, एक कैप्सूल मौजूद होगा जिसको हम नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज फाइब्रस कैप्सूल। क्या नाम देते हैं? फाइब्रस कैप्सूल। तो कनेक्टिव टिश्यू का बाहर वाली साइड पर एक कैप्सूल मौजूद होगा जिसे हम नाम दे देंगे फाइब्रस कैप्सूल का। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स मौजूद होते हैं ये आउटर कवरिंग में, जो कि एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रही है किडनी के इर्द गिर्द। दैट्स वाई हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? फाइब्रस कैप्सूल का नाम दे सकते हैं। अगर हम किडनी के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज नेम एज द रेनल कॉर्टेक्स। तो हम उसको क्या नाम देंगे? उसको आप नाम देने वाले हैं रेनल कॉर्टेक्स का। तो हम इसको रेनल कैप्सूल भी कह सकते हैं, फाइब्रस कैप्सूल भी कह सकते हैं, सिंपल कैप्सूल भी कह सकते हैं। ठीक है, कैप्सूल ऑफ द किडनी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या आ जाएगा? रेनल कॉर्टेक्स, जो कि मेटानेफ्रिक किडनी का बाहर वाला रीजन होगा। मेटानेफ्रिक किडनी के बाहर वाले रीजन के अंदर की जानिब एक और रीजन होगा, दैट इज नोन एज अ मेडुलरी रीजन, रेनल मेडुला। कौन सा रीजन आ गया? रेनल मेडुला आ गया। डियर फ्रेंड्स, रेनल मेडुला के बाद दिस वन इज नोन एज अ नेफ्रॉन। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है आपके पास नेफ्रॉन। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए आपको ये फंक्शनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, दीज आर नोन एज अ नेफ्रॉन। ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास मखरूती शेप स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देंगे रेनल पायरामिड्स का। क्या नाम देंगे? रेनल पायरामिड्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेनल पायरामिड्स हैं आपके पास, रेनल पायरामिड्स के मिलने से क्या होता है? देखिए जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन यूराइन बनाएंगी और वो जो यूराइन होगा डियर फ्रेंड्स वो कलेक्टिंग टब्यूल से रेनल पायरामिड से बाहर की जानिब निकलेगा। यानी कि जब कलेक्टिंग टब्यूल्स मिलती हैं, कलेक्टिंग टब्यूल्स के मिलने से रेनल पेपिलरी डक्ट्स बनेंगी। क्या बनेंगी? पेपिलरी डक्ट्स बनेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रेनल टब्यूल्स के मिलने से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ इस तरह से, इसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज, इसको हम नाम दे देंगे पेपिलरी डक्ट्स का नाम दे देंगे। तो ये छोटे छोटे जो डक्ट्स हैं ये यूराइन इकट्ठा करेंगी। कहाँ से? ये नेफ्रॉन्स वगैरह से यूराइन इकट्ठा करेंगी। नेफ्रॉन्स के जो काफ़ी सारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो कलेक्टिंग टब्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। तो कलेक्टिंग टब्यूल से नेक्स्ट क्या बनने वाली है आपके पास डियर फ्रेंड्स? बनने वाली हैं पेपिलरी डक्ट्स। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये आपके पास आ गई पेपिलरी डक्ट्स। अब जो पेपिलरी डक्ट्स होती हैं या पेप्लिया भी इसको कहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो जो पेपिलरी डक्ट्स होती हैं, पेपिलरी डक्ट्स जब नेक्स्ट मिलती हैं ये आपस में मिलकर यूराइन को इकट्ठा करेंगे। तो जब ये यूराइन को इकट्ठा करेंगे तो डियर फ्रेंड्स ये आपके पास जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, इसको हम नाम देंगे माइनर कैलेक्स का। क्या नाम देंगे? माइनर कैलेक्स। अब माइनर कैलेक्स क्या होता है? माइनर कैलेक्स किडनी के अंदर वो रीजन होता है जहां पर यूराइन सबसे पहले आकर जमा होता है। यानी कि जो यूराइन होगा वो नेफ्रॉन से निकलेगा, कलेक्टिंग टब्यूल्स में आएगा, कलेक्टिंग टब्यूल से निकलकर वो आएगा पेपिलरी डक्ट्स में, और जो पेपिलरी डक्ट्स होंगे वो काफी सारे पेपिलरी डक्ट्स मिलकर यूराइन कहां पर पहुंचा देंगे? ये जो छोटे छोटे रीजन है ना ये बीच में, यहाँ पर, इन रीजन्स को क्या नाम देंगे? माइनर कैलेक्स का नाम देंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पर ये भी माइनर कैलेक्स है, ये माइनर कैलेक्स, ये छोटा सा माइनर कैलेक्स। जब काफी सारे माइनर कैलेक्स मिलेंगे तो ये बड़ा सा जो रीजन है इसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज, इसको आप नाम दे देंगे मेजर कैलेक्स का नाम देते हैं। क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज मेजर कैलेक्स का नाम दे देंगे। तो डियर फ्रेंड्स जो ब्लड होगा, ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा थ्रू द आर्टरी, और लेकिन उस आर्टरी को क्या नाम दे देंगे? रेनल आर्टरी का नाम देंगे। और बाहर मूव करके जाएगा
किसकी मदद से डियर फ्रेंड्स, हम उसको नाम दे देंगे रेनल वेन का। तो रेनल वेन के जरिए से किडनी से बाहर जाएगा और रेनल आर्टरी के जरिए से किडनी के अंदर ब्लड एंटर हो रहा है। उसके बाद जो काफ़ी सारे आपके पास मेजर कैलेक्स होंगे, मेजर कैलेक्स के मिलने से जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको क्या नाम दे देंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, मेजर कैलेक्स मिला तो जो यूराइन होगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और बेस ऑफ द यूरेटर इज नोन एज, उसको नाम देते हैं पेल्विस का। क्या नाम देते हैं? पेल्विस का। तो पेल्विस में आ जाएगा और पेल्विस के बाद फाइनली यूराइन कहाँ पर चला जाएगा? यूरेटर में, और यूरेटर के बाद आपके पास यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरेथ्रा के जरिए से बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर आ गए किडनी की। तो यहाँ पर जो मेन आपके स्ट्रक्चर्स काम की हैं वो आपने याद रखनी है। उनमें पहला क्या है कि आपने याद रखना है कि डियर फ्रेंड्स, बाहर की जानिब एक टिश्यू की लेयर होगी जिसको क्या नाम देंगे? कैप्सूल का, जिसका काम होता है उसको प्रोटेक्ट करना। कैप्सूल के अंदर वाली साइड पर जो लेयर होगी उसको नाम दे देंगे रेनल कॉर्टेक्स का। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो कैप्सूल के अंदर की जानिब होता है और कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर जो रीजन होगा उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज द मेडुला, उसको रेनल मेडुला का नाम देते हैं। तो ये आपके पास जो मेन है, जो किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी, उसकी जो मेन स्ट्रक्चर है ये है। चलिए अब हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो काम कैसे करती है। तो चलिए देखते हैं। इसमें बेसिक 3 स्टेप्स आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और देन क्या आ जाएगा आपके पास? सेक्रेशन आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लड है वो किडनी के अंदर एंटर हुआ है थ्रू द रेनल आर्टरी। किसके जरिए से? रेनल आर्टरी के जरिए से। सो सपोज दैट दिस वन इज द रेनल आर्टरी। ये आपके पास रेनल आर्टरी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो रेनल आर्टरी है, ये रेनल आर्टरी असल में जैसे ही किडनी के अंदर एंटर होगी, एंटर होने के बाद ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी और छोटी छोटी आर्ट्रियूल्स में मजीद डिवाइड होती जाएगी। अब वो जो छोटी छोटी आर्ट्रियूल्स होंगी, डियर फ्रेंड्स देखें ज़रा, आर्ट्रियूल्स का जो एरिया है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। पीछे देखें आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर को मैंने इमेजिन किया, इट इज द रेनल आर्टरी through which the blood enters into the kidney. So when the renal artery enters into the kidney, it is divided into small tubules and the area of these tubules is continuously decreasing. So as a result, देखिए जरा यहाँ पर एक इक्वेशन है हमारे पास सिंपल सी, जो हम मोस्टली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी कि जो प्रेशर होगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर एरिया कम होगा तो एरिया के कम होने की वजह से आपके पास जो प्रेशर होगा वो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि जो रेनल आर्टरी होगी, रेनल आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होगा वो कम होगा क्योंकि उसका जो एरिया है वो है ज़्यादा। तो जैसे जैसे रेनल आर्टरी से आपके पास आर्ट्रियूल्स बनती जा रही हैं तो आर्ट्रियूल्स का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। आर्ट्रियूल्स के एरिया के कम होने की वजह से फाइनली उसमें जो प्रेशर होगा, आर्ट्रियूल्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर होप्स आपको पता चल गया कि आर्ट्रियूल्स में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है। अब इन आर्ट्रियूल्स ये जो हैं, ये आर्ट्रियूल्स असल में जाकर फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल द माइक्रोस्कोपिक यूनिट और स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, जिसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन का, उसको ब्लड प्रोवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि जो ब्लड है वो किडनी में एंटर हो रहा है, मेटानेफ्रिक किडनी में एंटर हो रहा है थ्रू द रेनल आर्टरी। और अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन में ये एंटर किसके जरिए से होगा? इट एंटर्स इनटू द नेफ्रॉन्स थ्रू द अफेरेंट आर्ट्रियूल्स। किसके जरिए से? अफेरेंट आर्ट्रियूल्स के जरिए से। देखें डियर फ्रेंड्स, AFFERENT, ए वाला अफेरेंट यहां पर लिख रहा हूं। अब मैं आपको बता क्यों रहा हूं ए वाला, तो वो आप थोड़ी देर बाद देख लेंगे, खुद ही जान लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो ब्लड है वो एंटर हो रहा है अफेरेंट आर्ट्रियूल्स के जरिए से वुमेन्स कैप्सूल के अंदर या फिर नेफ्रॉन्स में। तो देखें, अब जो अफेरेंट आर्ट्रियूल्स होती हैं, जैसे ही अफेरेंट आर्ट्रियूल्स, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस वन इज नोन एज वुमेन कैप्सूल। ये वुमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होगा। तो वुमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होते ही क्या होने वाला है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी मजीद नालियों में डिवाइड हो जाएगी और ये क्या बना देंगी? ये बना देंगी आपके पास कैपिलरीज का एक गुच्छा, जिसको हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज ग्लोमेरुलस। क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलस का नाम दे देंगे। अब ग्लोमेरुलस हमारे पास बन चुका है। तो अफेरेंट आर्टरियल के जरिए से ब्लड एंटर हुआ और देन वो चला गया ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होगा, ब्लड के प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर जितने भी आपके पास अमाइनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होगी, वाटर होगा,
विटामिन्स होंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे, डैट विल कम्स इनटू द, ये आपके पास आ जाएंगे पहले पोर्शन के अंदर, और उसका नाम क्या होगा, वो आपके पास होंगे प्रॉक्सिमल टब्यूल्स। क्या नेम होगा, प्रॉक्सिमल टब्यूल्स। तो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन सारे के सारे यहाँ से ब्लड से निकलकर कहाँ पर आ जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए कि वो कहाँ पर आगे प्रॉक्सिमल टब्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। अब प्रॉक्सिमल टब्यूल्स के अंदर चंद एक और सेक्रेशंस भी ऐड की जाती हैं जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो वो क्या होती हैं डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हाइड्रोजन, इसी तरह से डियर फ्रेंड्स जैसा कि NH3, इसी तरह से कुछ साल्ट्स, इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ अमोनिया की, तो वो भी कहाँ पर एंटर हो रहा है, वो भी आपके पास जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट है, जो आपके पास GF है, डैट जो कब बना था, जो ग्लोमेरुलस के कैपिलरी से वेस्ट मटेरियल आ गया था नेक्स्ट वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, और उस वेस्ट मटेरियल को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और हम उसको शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हम उसको कहते हैं GF। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जो नेफ्रॉन है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये सबसे पहले किडनी के बाहर वाला पोर्शन यानी कि ये कॉर्टेक्स वाला आ गया। कॉर्टेक्स के बाद ये देखें ये आपके पास आ गया आउटर, दिस वन इज नोन एज आउटर मेडुला। ये कौन सा रीजन आ गया, ये आ गया आउटर मेडुलरी रीजन, और ये आपके पास आ गया इनर मेडुलरी रीजन आ गया, जिसके अंदर आपको यू शेप स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से ये जो GF है, GF ये फ्लो करता रहेगा प्रॉक्सिमल टब्यूल से आ जाएगा लूप ऑफ हैनले की जानिब। जब ये लूप ऑफ हैनले की जानिब आ जाएगा तो काफी जो सेकंड स्टेप होता है वो कौन सा होता है, दैट इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो देखिए फिल्ट्रेशन यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, और फिल्ट्रेशन के नतीजे में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो वाटर है, आइंस हैं या फिर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वो मॉलिक्यूल्स इनका साइज छोटा होता है, जो कैपिलरीज के पोर्स से गुजर सकते हैं, वो कहाँ पर आ जाएंगे, GF की फॉर्म में आ जाएंगे यहाँ पर। और डियर फ्रेंड्स साथ में आपके पास जो अमोनिया, यूरिया वगैरह हैं वो भी ऐड होते चले जा रहे हैं। अब क्या होने वाला है, जैसे जैसे हम प्रॉक्सिमल टब्यूल से नीचे की जानिब मूव करेंगे लूप ऑफ हैनले की जानिब, तो लूप ऑफ हैनले का जो पहला पोर्शन है जिसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में एक्वा पोर्स की वजह से जो वाटर होगा वो वाटर बाहर की जानिब मूव कर जाएगा। वाटर कहाँ पर मूव कर जाएगा, वाटर बाहर की जानिब मूव कर जाएगा। और डियर फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है वाटर के बाहर मूव करने का, ये बेहतरीन हमें समझ में आएगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर, बिकॉज वहाँ पर जो लूप ऑफ हैनले है उसका जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बात तो हम यहाँ पर कंप्लीटली समझ रहे हैं कि आपके पास जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर आता जा रहा है ग्लोमेरुलस से। अब बाहर आ रहा है तो वो ब्लड में वापस कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें जो अफेरेंट आर्ट्रियूल्स थी वो जब वुमेन्स कैप्सूल के अंदर गई तो वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। और डियर फ्रेंड्स ये जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होंगी जब ये वुमेन कैप्सूल से बाहर की जानिब आएंगी तो ये बनाएंगी इफेरेंट आर्ट्रियूल्स। तो ये क्या बनाने वाले हैं, दे फॉर्म द इफेरेंट आर्ट्रियूल्स। तो यहाँ पर देखें इफेरेंट आर्ट्रियूल्स हैं, लेकिन इस बार मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ, ई से लिख रहा हूँ। अब ये जो इफेरेंट आर्ट्रियूल्स होती हैं, ये इफेरेंट आर्ट्रियूल यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये इफेरेंट आर्ट्रियूल यहाँ से मूव करते करते आपके पास जो पहला हिस्सा है यानी कि जो प्रॉक्सिमल टब्यूल्स हैं उसके गिर जाकर इस तरह से एक नेटवर्क बना देंगी, और इसी तरह से ये मूव करते करते जाएंगी और आपके पास जो दूसरी बलदार नाली है यानी कि जो डिस्टल टब्यूल्स हैं उसके गिर जाके क्या बना देंगे, इस तरह से नेटवर्क बना देंगी। और इन टब्यूल्स को डियर फ्रेंड्स हम नाम दे देंगे पेरी टब्यूलर कैपिलरीज का। क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज पेरी टब्यूलर कैपिलरीज का नेम दे देंगे। अब देखें जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो बाहर की जानिब निकल रहे हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे, वो बाहर तो ज़रूर निकलेंगे ये, लेकिन बाहर निकलने के बाद ये जो पेरिटब्यूलर कैपिलरीज हैं जो कि कहाँ से बनी हैं, इफेरेंट आर्ट्रियूल से। तो देखें ब्लड बाहर निकल रहा है इफेरेंट आर्ट्रियूल से और उसके बाद वो ब्लड पेरिटब्यूलर कैपिलरीज में घूम रहा है। तो जितने भी चीज़ें वाटर वगैरह या आइंस होंगे, साल्ट्स होंगे, यहाँ पर जो सोडियम वगैरह होगा बाहर निकलने के बाद वो कहाँ पर चला जाएगा, ब्लड के अंदर मूव कर जाएगा। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सोडियम आपके पास जो क्लोरीन है या इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पर आ जाएंगे, दैट विल आल्सो कम्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड MIF में आ जाएंगे। ठीक है, जो MIF का मतलब होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखें MIF मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे।
और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो अगेन कहाँ पर चले जाएंगे, वो ब्लड के अंदर चले जाएंगे, या तो पेरिटब्यूलर कैपिलरीज के जरिए से, या फिर डियर फ्रेंड्स अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात कर लेते हैं तो लूप ऑफ हेनले के गिर्द एडिशनल कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है सिर्फ उन एनिमल्स के अंदर जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, और हम उनको नाम देते हैं वाजा रेक्टा का, जिसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं एक बेहतरीन मैकेनिज्म को, और वो है आपके पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, वाजा रेक्टा। तो डियर फ्रेंड्स आफ्टर दैट क्या होने वाला है कि जितने भी वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, वो सारे के सारी चीज़ें कहाँ पर आ चुकी हैं, MIF में आ गई हैं, और MIF से वाजा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है वहाँ पे चली जाएंगी, पेरिटब्यूलर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वहाँ पे चली जाएंगी, और आखिर पे होती हैं सेक्रेशंस। तो डियर फ्रेंड्स जो सेक्रेशंस हैं वो देखें, सोडियम हाइड्रोजन, इसी तरह से NH3 अमोनिया की जो सेक्रेशन है वो इस GF के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। और डियर फ्रेंड्स जो आखिरी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो कहाँ पर होने वाला है, डेट इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टिंग टब्यूल्स। तो वो कलेक्टिंग टब्यूल्स में होगा, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके पास कलेक्टिंग टब्यूल्स होती हैं, कलेक्टिंग टब्यूल्स की जो वाल्स होती हैं, दे आर द परमिएबल फॉर द यूरिया। तो वो यूरिया के लिए परमिएबल होती हैं, जिसकी वजह से जो यूरिया होगा वो यहाँ से निकल कर कहाँ पर आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, अगेन MIF में आ जाएंगे, और MIF में आने के बाद इट विल अगेन कम्स इनटू द, अगेन ये आपके पास लूप ऑफ हेनले के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, और अगेन इस तरह से ये क्या कर देगा, घूमता रहेगा। और इसका काम क्या होता है, इसका कुछ ज़्यादा खास काम होता नहीं है, बल्कि जो यूरिया है इसके बाहर आने की वजह होती है कंसनट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन, और कुछ नहीं होती है। तो डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरह से वर्किंग होगी, और उसके बाद क्या होगा, जो यूरिया है वो अगेन यहाँ पर आएगा, देन मूव करके फाइनली आपके पास जो कलेक्टिंग टब्यूल्स हैं उसमें आ जाएगा, और कलेक्टिंग टब्यूल्स जब आपस में मिलेंगी उसके मिलने से क्या बन जाएंगे, आपके पास पेपिलरी डक्ट्स बनेंगे। जब पेपिलरी डक्ट्स के मिलने से क्या बनेगा, माइनर कैलेक्स बनेगा, माइनर कैलेक्स से बनेगा मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स से जो यूराइन होगा वो रेनल पेल्विस में आ जाएगा, और रेनल पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी अडॉप्टेशन हैं जो कि मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर मौजूद हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम पहले देख लेते हैं अडॉप्टेशन में ह्यूमंस को। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ह्यूमंस की जो किडनी है, या फिर जो मैमलियन किडनी होती है, मैमलियन किडनी, ये GF के अंदर मौजूद 95% जो वाटर होगा या मटेरियल होगा उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैमलिन किडनी की जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा होती है, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो जितनी भी चीज़ें फ़िल्टर हुई थी उन फिल्टर चीज़ों में से 95% चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है। इसी तरह से जो ह्यूमन की किडनी है वो 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूराइन बना सकती है, 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन कर सकती है। डियर फ्रेंड्स ये 4 टाइम कैसे कर सकती है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर में। 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन, ये सारे टर्म्स MCQs के लिए हैं। इसी तरह से अगर हम कैमल की मेटानेफ्रिक किडनी की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स जो कैमल की किडनी होती है वो 8 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकती है। इसी तरह से जो कुछ माइस हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो किडनी है उसके अंदर अडॉप्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो 20 टाइम क्या कर सकते हैं, यूराइन को क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कंसनट्रेटेड यूराइन फार्मेशन बना सकते हैं। और ये जो कंसनट्रेटेड यूराइन फार्मेशन है और जो आपके पास मेटानेफ्रिक किडनी की जो फंक्शनिंग है, तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक और स्टेप के लिए, एक और प्रोसेस के लिए, और वो प्रोसेस होता है एनहाइड्रोबायोसिस। हाइड्रोबायोसिस। तो डियर फ्रेंड्स अगर किसी एनिमल को टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना है, जैसा कि माइस को या फिर कैमल को या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को, तो उसके अंदर ये एनहाइड्रोबायोसिस होना ज़रूरी है। और एनहाइड्रोबायोसिस के लिए मेटानेफ्रिक किडनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो काम करती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेटानेफ्रिक किडनी की फंक्शन को लेके तो डियर फ्रेंड्स वो आप कमेंट के फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।